नमस्कार दोस्तों दिल्ली से लेकर पटना तक जबरदस्त गदर मचा हुआ है। एक तरफ भाजपा ने गृह विभाग के साथ साथ स्पीकर पद पर भी कब्जा कर लिया है। नीतीश कुमार के हाथ से स्पीकर पद भी निकल गया है, यानी कि नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के ही मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझे तो कह सकते हैं कि अब नीतीश कुमार को भाजपा ने बिना नाखून और बिना पंजे का शेर बनाकर बिहार में छोड़ दिया है। दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर के खूब गदर कटा। संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी खूब बवाल मचा। विपक्ष ने प्रदर्शन किया और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए, जिसके बाद लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। तीसरी तरफ दोस्तों सरकार एक संचार साथी ऐप लेकर के आ रही है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि लोगों के फोन में वो पहले से ही इंस्टॉल रहेगी, जो स्कैमर से बचाने के लिए होगी। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि इस तरह की ऐप से सरकार लोगों के फोन की जासूसी करना चाहती है। क्या कुछ है पूरा मामला, बिहार में क्या कुछ हो रहा है, नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या है, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर है। धन्यवाद प्रज्ञा जी। सर, गृह विभाग तो भाजपा ने ले ही लिया था और अब स्पीकर पद पर भी कब्जा कर लिया है। नीतीश कुमार के हाथ कुछ नहीं लगा है। पहली बार नीतीश कुमार बिना शक्ति के मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि आप नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं, और अगर ऐसा है तो इसके दुष्परिणाम क्या हैं? नहीं देखो, अगर प्रज्ञा इस पे लगातार चर्चा हुई है, कल भी हमने और आपने इस पे चर्चा की थी और मैंने आपको संभावनाएं जताई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बनता है तो विधायकों को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आसानी होगी। नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं कि उनकी पार्टी टूट के कगार पे खड़ी हुई है और आज उनका पूरा ध्यान अपनी पार्टी को किसी भी कीमत पे बचाने और उसको इकट्ठा होके अपने कुछ विधायक दलों के उसमें इजाफा करने पे उनका पूरा ध्यान है। पार्टी किस प्रकार से बची रहे, पार्टी किस प्रकार से मजबूत रहे, सिर्फ इस पे ध्यान दे रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के हाथों से पहले ही बहुत सारी चीजें निकल चुकी हैं, वो सबको पता है, दिखती भी है। नीतीश कुमार के जितने करीबी, चाहे वो केंद्र में मंत्री हो, चाहे वो बिहार में मंत्री हो, चाहे पुराने मंत्री हो, चाहे नए मंत्री हो, सब भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से तोड़ना जानती है। उसका एक उदाहरण आपके सामने महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में शिंदे की पार्टी को तिल तिल करके तोड़ रहे हैं और ये स्थिति हो जाएगी कि शिंदे बाहर हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से वहां पे काबिज हो जाएगी। इस तरह की संभावनाएं वहां भी दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दबाव बनाया हुआ है। क्यों दबे हुए हैं? चंद्रबाबू नायडू के तो कई कारण है, हमें समझ में आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो कारण है, मेन कारण उनके कोई काले कारनामे नहीं है। मेन कारण ये है कि उनकी पूरी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने लगभग तोड़ लिया है। नीतीश कुमार की छवि पाक साफ हो सकती है। नीतीश कुमार के साथ जो दूसरे मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी तो छवि पाक साफ है नहीं। उनकी फाइलें तो तोता मैना के पास रखी हुई हैं, तो तोड़ने का काम तो तोता मैना के थ्रू ही होगा। तो इसलिए नीतीश कुमार सत्ते में है, नीतीश कुमार अपने आप को ऐसा है और फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा कुछ कर गुजरने की स्थिति में है नहीं। तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए वो तमाम भारतीय जनता पार्टी की शर्तें मान रहे हैं और उन्होंने एक काम किया है कि मुख्यमंत्री का पद ले लिया है। अब मुख्यमंत्री रहते हुए वो कितनी पावर अपने हाथ में रखेंगे, कितनी उनकी चल पाएगी, कितना वो कंट्रोल कर पाएंगे, वो उसकी कोशिश करेंगे। वो भी बहुत पैंतरेबाज आते हैं। क्या देख रहे हैं आप केपी मलिक सर? मोटे मोटे दुष्परिणाम गिनवा दीजिए जरा। नहीं, मोटा मोटा दुष्परिणाम मुझे ये है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन्हीं के विधायकों को तोड़ सकती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में जो विधायक अभी तक इंतजार कर रहे थे कि कौन मजबूत है, देखिए अभी तक विधायकों में भी संशय था कि नीतीश कुमार जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि नया कुछ गेम खेल रहे हो फिर आरजेडी के साथ जाके सरकार बना लें, तो वो विधायक उधर मूव करें। अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है तस्वीर, जो एक इस तरह की आईने के ऊपर धूल जमी हुई थी जो नजर नहीं आ रहा था, अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही नजर आने लगा है कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी बिहार में काबिज होती जा रही है। तो इसलिए विधायकों का मूवमेंट उस तरफ बढ़ सकता है। और देखिए, तो महत्वपूर्ण जो विभाग हैं
या दो महत्वपूर्ण जो कार्य क्षेत्र हैं वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि पहले लेकिन प्रेशर बनाओ। जेडीयू के नेता तो कहते हैं कि बताइए, वित्त से बड़ा कोई विभाग है? हमारे पास तो सबसे बड़ा विभाग है। नहीं, देखिए, वित्त तो बाद में आएगा। पहले तो जब पुलिस आपको उठा लेगी, जब आपके ऊपर एफआईआर हो जाएंगी, हाँ, जब आप पे डंडा चलेगा, तो वित्त तो धरा रह जाएगा, वहां वित्त का कहीं काम नहीं आएगा। हाँ, तो आपके ऊपर फर्जी एफआईआर हो, आपके ऊपर दूसरे काले कारनामों की एफआईआर हो। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में ऐसे नेताओं की कोई कमी नहीं है, भरमार है, जिनके ऊपर आपराधिक केस चल रहे हैं, जिनके ऊपर हेराफेरी के केस चल रहे हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, जिनके ऊपर जमीन दबाने के केस चल रहे हैं, जो भू माफिया हैं। तो वो कैसे कंट्रोल आएंगे भारतीय जनता पार्टी के? भाई जेल जाएंगे कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल के इधर आएंगे, मंत्री बनेंगे? तो कौन व्यक्ति है जो कहेगा मैं तो जेल जाऊंगा? कोई मूर्ख हो सकता है लालू के जैसा? बाकी तो सब कहेंगे हम तो मंत्री बनेंगे। तो इसलिए आज इस तरह के लोगों का ही बोलबाला है और बड़ी तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। ये नुकसान है जो आपने मेरे से पूछा है। फायदा क्या है? फायदा ये होगा कि नीतीश कुमार से हटके अगर कुछ इस तरह के लोग जाएंगे, वहां पे अगर नए लोग आएंगे और नए तरीके से पार्टी खड़ी होगी, मुझे दूसरी तरफ ये भी विश्वास है कि नीतीश कुमार अपने संगठन को मजबूत कर लेंगे। और चाहे नीतीश कुमार हो चाहे दूसरे नेता हो, जो नीतीश कुमार की नई रणनीति है, जिसमें हमने कल भी डिस्कस किया था कि वो अपने बेटे को लॉन्च करने हाँ, जा रहे हैं, अपने बेटे पे विश्वास पात्र के हिसाब से, क्योंकि किसी को भी वो ऊपर लाते हैं वो भाग जाता है भाजपा में, या भारतीय जनता पार्टी तोड़ लेती है, या खुद टूट जाता है लालच में। तो इसलिए नीतीश कुमार का ये निर्णय कि उनके अपने जो उनके लड़के हैं उनको निशांत कुमार को आगे लाया जाए, तो एक रणनीति नीतीश कुमार की हो सकती है। और कल को देखिए, आरजेडी में तेजस्वी यादव और निशांत कुमार का लंबा राजनीतिक कैरियर है, लंबा राजनीतिक सफर वो आपस में मिलकर तय कर सकते हैं। ये भारतीय सब बातें जनता तो ठीक पार्टी है, लेकिन एक भारतीय तरफ जब जनता सारी पार्टी नहीं, मैं इसको खत्म कर दूं। भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार में काबिज होती भी है, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबा नहीं चल पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राजनीति करती है, जिस प्रकार से सरकार चलाती है, वो बिहार की तासीर नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के तरीके से या लालू यादव के तरीके से ही राजनीति हो सकती है। और अगर जिस प्रकार से नीतीश और लालू ने मिलकर कांग्रेस की सत्ता वहां हटा के और एक छत्र राज किया था, इसी तरह से निशांत कुमार और तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ के एक छत्र राज दोनों मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का अच्छा दबदबा आज भी है और वो बढ़ेगा आगे चल के। जी। लेकिन एक तरफ जब सारी ताकत अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई है, और ये तो बहुत पुराना सपना है भाजपा का कि मुख्यमंत्री उनका होना चाहिए, तो ऐसे में कब तक नीतीश कुमार को ढोएगी भाजपा? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम से कोई निर्णय इसलिए नहीं लेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से अपनी रणनीति बनाती है। आज भारतीय जनता पार्टी जब चाहे शिंदे को बाहर कर सकती है महाराष्ट्र में, लेकिन नहीं कर रही है वो अपनी तरफ से। वो धीरे धीरे तिल तिल करके खत्म करती है अपने दुश्मन को, एक साथ नहीं करती है वो। आज अगर वो शिंदे को बाहर करती है, शिंदे को कुछ नुकसान करती है, तो वहां विद्रोह हो सकता है, पार्टी को नुकसान हो सकता है। वो धीरे धीरे उनके एमएलए को तोड़ रही है। धीरे धीरे वो एक समय ये आएगा कि अकेले शिंदे खड़े रह जाएंगे। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि बिहार में भी थोड़े थोड़े करके विधायक तोड़े जाएं नीतीश कुमार के, क्योंकि जेडीयू के विधायकों की तादाद बहुत ज्यादा है। आप हैरानी देखिए कि दोगुने से अधिक विधायक लाने के बाद भी आज नीतीश कुमार मजबूर है, और जबकि इससे भी कम विधायकों के साथ वो 4 साल की 3.5 साल की सत्ता में रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। और आज इतने ज्यादा विधायक होने के बावजूद भी वो तकलीफ में है। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा जाल बुना है उनके खिलाफ जिसमें नीतीश कुमार जकड़े हुए हैं। अब वो उस जाल को कैसे काटेंगे, उसमें से कैसे निकलेंगे, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। और अब उनमें मुझे नहीं लगता कि इतनी भी ताकत बची हुई है कि वो दिल्ली की सत्ता को नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि अगर वो कोशिश करेंगे तो जैसा मैंने कहा कि फिर उनकी पार्टी टूटेगी।
और उनकी जितनी पार्टी के लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी भी अभी इस तरह का मामला नहीं चाह रही है, और नीतीश कुमार भी ये सोच के कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि ठंडा करके खाया जाए। जी। अच्छा अच्छा, प्रेम कुमार निर्विरोध स्पीकर पद पर आसीन हो गए हैं, और ऐसे हर बात में देखा गया है कि विपक्ष सत्ता पक्ष का विरोध करता ही आया है, भले ही हार जाए लेकिन विरोध तो करता आया है। लेकिन प्रेम कुमार का विरोध विपक्ष ने नहीं किया। क्या इसको इस तरीके से देखा जाए कि आरजेडी और महागठबंधन भी कहीं ना कहीं चाहता है कि नीतीश कुमार किसी भी हाल में कमजोर हों, और जितने वो कमजोर होंगे उनका उतना हित जुड़ा है इसमें? नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसमें दो चीजें हैं कि इसमें निर्विरोध चुना जाना उनका जताता है कि कहीं न कहीं एक सहमति के तहत उनको बनाया गया है, और इसमें आपने देखा होगा कि बहुत जोर जबरदस्ती नीतीश कुमार से भी हमें कोई दिखाई नहीं दी है कि उन्होंने कोई इस तरह की चीजें करी हो। और विपक्ष ने इसलिए बहुत ज्यादा नहीं किया कि विपक्ष की संख्या भी कम है, और विपक्ष भी चाहता है कि धीरे धीरे विपक्ष को तभी फायदा होगा या विपक्ष की मजबूती तभी होगी जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में मतभेद बढ़ेंगे। अभी विपक्ष मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज्यादा कुछ करेगा। तेजस्वी यादव अपना विपक्षी दल होने के नाते, विपक्ष के नेता होने के नाते विपक्ष की बात जरूर करेंगे, लेकिन अभी वो कुछ बड़ा सोचेंगे, बहुत बड़ी लड़ाई सरकार के खिलाफ खड़ी करेंगे, इस तरह का मुझे लगता नहीं है। और वो थोड़े दिन शांति से चलाएंगे, और उनको उनको अगर मौका मिलेगा, उनका दांव पेंच और पैंतरेबाजी करने का समय आएगा, वो तभी आएगा जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे या कोई ऐसी परिस्थितियां बनेगी। आज फिलहाल तुरंत तो अभी कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए बिहार में तो अभी धीरे धीरे मामला ठंडा चलेगा, और उससे ज्यादा गर्मी जो है वो दिल्ली में दिखाई देगी आपको, चाहे वो लोकसभा का मामला हो और चाहे जितने मुद्दे लगातार आ रहे हैं, एक के बाद एक नए नए मुद्दे आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक से एक नई खबरें आपको मिलेंगी, तो माहौल गर्म दिल्ली का होगा। बिहार का मौसम तो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, और उसी ठंडे होते होते उसमें नीतीश कुमार जी जमते चले जाएंगे। अब वो कब उनमें गर्मी आ पाएगी, कब वो कुछ कर पाएंगे, उसकी संभावनाएं तो बहुत कम नजर आ रही हैं अभी। जी सर, अब आपने मौसम की बात करी है, तो जिसको लेकर ज्यादा मौसम गर्म है उस पर ही बात कर लेते हैं। संसद के बाहर भी हंगामा हुआ, अंदर भी हंगामा हुआ। संसद एसआईआर को लेकर के बहुत गदर कट रहा है, बहुत बवाल मच रहा है, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, सरकार बार बार एसआईआर के नाम से भाग रही है। अरे एक दिन चर्चा रख दे एसआईआर पर, कर ले बात एसआईआर पर। एक ही मुद्दा है विपक्ष के पास सर, एक ही दिन में बिना मुद्दे का हो जाएगा विपक्ष। क्यों भाग रही है सरकार एसआईआर के नाम से? देखिए प्रज्ञा जी, पहले तो आप ये देखिए कि सरकार जिस तरह का बिहेव कर रही है, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार असंवेदनशील सरकार हो गई है। कितने बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है? क्या कोई व्यक्ति आराम से सुसाइड कर सकता है? आपने उनके सुसाइड को एक मजाक बना के रख दिया है। आप में जितना अहम अभिमान दिख रहा है, और आप उस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि जो हमने कह दिया वही सही है। चुनाव आयोग सुनने को राजी नहीं है, 7 दिन का समय बढ़ा के बहुत बड़ा अचीवमेंट बता रहे हैं। आप ये देखिए कि मोटा मोटी अगर हम देखें जिस प्रकार से बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, उनके बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बीएलओ कम से कम 1000 से 1200 घरों को जाएगा, उनको अपडेट करेगा, जिन लोगों की डेथ हो गई है उनके वोट काटेगा, उसमें भी उसको खाना पूर्ति करनी पड़ेगी। जो नए वोट बने हैं उनको चढ़ाएगा, फार्म भरेगा, अपलोड करेगा, और इंटरनेट की क्या स्थिति है गांव में वो भी आप जानते हैं। मतलब वो रात भर काम करेगा, दिन में घरों में जाएगा, रात भर अपलोड करेगा, वो सोएगा कब, अपने परिवार पे कब ध्यान देगा? तो कई सारे लोग इससे परेशान होकर ही सुसाइड तक पहुंचे हैं, और इस पे सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि सरकार को इतनी जल्दी क्यों है, चुनाव आयोग को इतनी जल्दी क्यों है? आप किसी का जवाब भी नहीं दे रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे हैं, आप सदन में बहस नहीं कर रहे हैं। अरे क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं आप सदन में? आज सुबह जो पार्लियामेंट से चलने से पहले जो एक पक्ष विपक्ष की मीटिंग होती है, उसमें इस प्रकार की सहमति बनी है कि इन्होंने ये कहा है कि भाई हम जो है इसको सर के नाम पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारा ये हो जाएगा सरकार झुक गई है। तो इन्होंने उसको एक नया नाम दे दिया, चुनाव सुधार पे चर्चा करेंगे।
तो चलिए फिर कांग्रेस ने, और आज आपने देखा हो प्रियंका गांधी ने बयान भी दिया कि चलिए चुनाव सुधार पे ही कर लीजिए, करिए तो सही। लेकिन अभी भी आपने मीटिंग में तो कह दिया है कि चुनाव सुधार पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी तक चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो यहां ये लगता है कि सरकार की नियत ही नहीं है चर्चा कराने की और हाउस चलाने की। सरकार कहीं ना कहीं बच रही है, और ये इतना इतना सेंसिटिव मुद्दा है, इससे सरकार जितना दूर भागेगी, ये सरकार को इतना ही पकड़ेगा और इतना ही ये बड़ा मुद्दा बनेगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सदन में जो है ये नहीं चलेगा, आपका क्या बोला था उन्होंने कल, कि ड्रामा नहीं चलेगा। दूसरा आप बता रहे हैं मौसम का मजा लीजिए, दिल्ली में कितना अच्छा मौसम है, सबको पता है, हम लोग रह रहे हैं, हमें पता है, घर में दरवाजे बंद करके दो दो प्यूरीफायर चला के बैठे हुए हैं, ये तो मौसम है दिल्ली का। दूसरा ये है कि आप उसको सर पे बहस करने के लिए, एसआईआर पे बहस करने के लिए उसको आप ड्रामा बता रहे हैं। अगर आप चुनाव आयोग की कोई बात कर रहे हैं, हाउस में कोई विरोध कर रहे हैं, हाउस में कोई चर्चा चाह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी अगर इसको ड्रामा बता रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे ये लगता है कि जो आज बीएलओ इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार के साथ आप मजाक कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार की भाषा है सरकार की, किस प्रकार का नजरिया है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। जी। और सर, एक संचार साथी ऐप लेकर के आ रही है सरकार, और सरकार का कहना है इससे स्कैमर्स को पकड़ा जाएगा, इससे जो स्कैम हो जाते हैं उससे हम बच पाएंगे। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो ऐप है ये जासूसी करने के लिए लाया जा रहा है, ताकि हर किसी के मोबाइल पर सरकार की नजर हो, सरकार को पता हो कि किसके मोबाइल फोन में क्या कुछ हो रहा है। तो ये ऐप लाने की इतनी जल्दबाजी क्यों, और आखिर ये इसके पीछे आप क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए प्रज्ञा जी, ये जिस तरह की ऐप है, ये कोई यहाँ इंडिया में नया मामला नहीं है। जब से सरकार बनी है, इजराइल के साथ मिलकर तमाम ऐप, तमाम फोन के सिस्टम इस तरह के आए हैं। एक बहुत बड़ा सिस्टम आपने आया था, बहुत बड़ी चर्चाएं भी उस पर हुई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ कुछ दिन चर्चा होने के बाद में। आज जो इस ऐप की बात हो रही है, इस पे डाउट है लोगों को, हालांकि तथ्य अभी सामने पूरी तरह से नहीं आए हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप यूं ही नहीं लगाता। विपक्ष इस पे भी चर्चा की जा सकती है, इस पे भी सदन में चर्चा करनी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए और पार्लियामेंट में तथ्य रखने चाहिए। सरकार की क्या मजबूरी है इस ऐप को देने के लिए? सरकार चाहती है कि उसका अगर कोई विरोध कर रहे हैं, देखिए आज सबसे बड़ा माध्यम मोबाइल बन गया है विरोध करने का भी। उसमें तमाम चीजें हैं, तमाम, चाहे आपके रील बनाना हो, चाहे जिस माध्यम से हम और आप बात मोबाइल करें, फोन वेरी पर्सनल थिंग सर, उसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स होती है। एक तरीके की राइट टू प्राइवेसी है हमारे मोबाइल में, अगर सब कुछ है, और हम बाध्य नहीं है कि हम किसी को शेयर करें कि हम अपने फैमिली फ्रेंड से या किसी से भी क्या चैट कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या कुछ है। और दूसरी बात, इस जो ऐप के लिए कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये प्री इंस्टॉल होगी। कंपनीज को आदेश दे दिया गया है कि उनको 90 दिन का समय भी दिया गया है, उनको प्री इंस्टॉल करके देना पड़ेगा। और जिनके पास पुराने मोबाइल फोन्स हैं, वो जब अपडेट करेंगे फोन को, तो ये ऑलरेडी उनके फोन में इंस्टॉल उनको दिखाई देगी। तो स्कैमर से बचाने के लिए इस तरह की ऐप लोगों के फोन में पहले से इंस्टॉल होना या फिर इंस्टॉल करना, आपको लग रहा है क्या ये ठीक चीज है? नहीं देखिए प्रज्ञा जी, मुझे वैसे तो इसकी कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है अभी क्या मैटर है कैसे है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जब तक विपक्ष को आप संतुष्ट नहीं करते हैं, देखिए जनता के हितों की बात तो सदन में सरकार के साथ सवाल पूछ के विपक्ष का ही काम है, पत्रकारों का काम है। आप उनको सेटिस्फाई करिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, हाउस में चर्चा कराइए। अगर विपक्ष की कुछ आपत्तियां हैं, किसी और की आपत्तियां, उन आपत्तियों को दूर करने के लिए और देश की सुरक्षा के लिए या मोबाइल की सुरक्षा के लिए या हमारे निजी जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार अगर कुछ निर्णय कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वास्तव में ईमानदारी से सरकार कर रही है, या सरकार इसके पीछे कोई दूसरा एजेंडा लेके चल रही है? क्योंकि सरकार की जिस प्रकार की हरकतें हैं, सरकार अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए इस तरह की चीजें कर रही है, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। क्योंकि सरकार समय समय पे क्या करती है कि सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है, कोई भी कोई मुद्दा उठाता है, और मैंने जैसा कहा कि मोबाइल उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उस पर नजर रखने का काम ज्यादा किया जा रहा है, ना कि उसको सपोर्ट देने का काम।
आप डिजिटल इंडिया और दूसरे इंडिया की बात कर रहे हैं, कितने आजकल डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं अच्छे पढ़े लिखे लोग, कितना लाखों करोड़ों का उनसे पैसा वसूला जा रहा है। इस पर सरकार ने पिछले 2 साल में क्या किया, क्या इसका आंकड़ा सरकार बताएगी? उनके मोबाइल में भी ये इस तरह का ऐप होगा, उस पे आपने क्या किया? तो ये इस तरह की चीजों पे आप खाना पूर्ति कर देते हैं। और ये देखिए, मैं जितना समझता हूँ उसमें कई कंपनियां आती हैं बड़ी, और वो सरकार को और अधिकारियों को सेट करती हैं और उनको पैसा देती हैं, और उनको उनसे उन कंपनियों को फायदा देने के लिए सरकार इस तरह के कदम कई बार उठाती है। और वो कंपनियां आपका निजी डाटा लेके आगे बाजार में बेचती हैं और उससे मुनाफा कमाती है। तो सरकार कहीं न कहीं अपने मुनाफे के विषय में भी इस तरह की चीजें सोच सकती है, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं पहले भी आई हैं। मैंने खुद एक स्टोरी कवर की थी कि जिसमें ये फ्रॉड कॉल आती हैं, और फ्रॉड कॉल की कंप्लेंट हुई, बहुत सारी कंप्लेंट आती हैं, और खुद संचार मंत्रालय को होम मिनिस्ट्री ने चिट्ठी लिखी कि ये कंपनियां गड़बड़ कर रही हैं, इनको तत्काल बंद कर दीजिए। 2 कंपनियों को तत्काल बंद किया गया और 24 घंटे के अंदर एक कंपनी को वापस शुरू कर दिया गया। क्यों? उसका जवाब आज तक नहीं दिया। मैंने आरटीआई लगाई, सवाल पूछे, सेक्रेटरी से पूछे, मंत्री से पूछे, मंत्रालय में पूछे, किसी का कोई जवाब आज तक नहीं आया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सरकार की तरफ से भी करती हैं, और कंपनियां जो हैं रिश्वतखोरी करके, भ्रष्टाचार करके इस तरह की ऐप का फायदा उठाती हैं, क्योंकि हमारा पर्सनल डाटा बिकता है। आज खबर चल रही है, आज तक पे भी खबर चल रही है, बाकी चैनलों पे भी खबर चल रही है कि महिलाओं की जहाँ पे इलाज होता है महिला के हॉस्पिटल में, कहीं आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, कहीं को डॉक्टर आपको चेक कर रही है, वहां पे स्पाई कैम और दूसरे कैमरे लगे हुए हैं, और वहां से उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर करके बाहर बेची जा रही है मोटे पैसों में। तो आज इंसान भी गिर चुका है, और सरकार का भी फायदा उसमें कहीं ना कहीं पैसा दे के करा के ये लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और सरकार इस तरह के कामों पर रोक नहीं लगा पा रही है। क्या बिना सरकार की सहमति के, क्या बिना सरकार की जानकारी के इतनी बड़ी चीजें हो रही है ये? जब आप बाबा बागेश्वर के यात्रा में बुला के शिल्पा शेट्टी को भाषण दिलवाओगे, तो वहां तो यही होगा। शिल्पा शेट्टी के पति के ऊपर कौन से आरोप है, उनका क्या बिजनेस है, वो क्या काम करते हैं, और अगर आप दिखाएंगे कि वो सरकार के साथ में है और सरकार के बड़ी बड़ी यात्राओं में बाबा जी के साथ घूम रही हैं, तो कौन उन पे हाथ डालेगा? ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका जवाब ना सरकार के पास है और ना सत्ताधारी दल के पास है। और विपक्ष और पत्रकार कोई सवाल पूछता है तो उसकी जबान बंद करने की कोशिश की जाती है, उसको जवाब देते ही नहीं है। इन्होंने ठान लिया कि हमें जवाब देना ही नहीं है। प्रधानमंत्री की अभिमान भरी भाषा हमने सुनी। पहली बार मैंने 3.5 दशक में किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए देखा। पहले तो ये सार्वजनिक मंचों पे या सियासी मंचों पे या रैलियों में इस तरह के भाषण देते थे। अब तो इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर ही बोलना शुरू कर दिया। सर, ये देखकर ये ऐसा क्या नहीं जता? लगता कि भाजपा ने बिहार क्या जीत लिया, लग रहा है पीओके पर कब्जा कर लिया? नहीं, इनको ये लग गया है कि जनता कुछ नहीं कर पा रही है, लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा है। हमारा जो सिस्टम है हमें आगे तक लेके जा रहा है, अब हमें कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जरा सा भी शोक बीएलओ की आत्महत्या पर नहीं जताया। ये देश के लिए, उनकी पार्टी के लिए, सबके लिए दुर्भाग्य है। क्या प्रधानमंत्री जी की ये भाषा हो सकती है? आपके पद की एक गरिमा है, तो आप उस पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, और आपको अधिकार नहीं है उस पद पर रहने का अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो। सत्ता तो आती है जाती है, जो एक बार इस दुनिया से चला गया वो वापस आएगा क्या? तो इस तरह का सोचना मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब उसमें विपक्ष भी क्या करे या हम जैसे लोग भी क्या करें? अब आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है ना, रेलवे की घटनाएं अगर कोई भी बड़ी छोटी हो जाए, अब कोई पूछता ही नहीं है। रेलवे टकरा गई है, रेलवे में इतने लोग मारे गए हैं, बोला ठीक है, अब इस्तीफा भी नहीं मांगता कोई, उनको पता है कोई देगा ही नहीं। और रेल मंत्री भी गायब है, कोई कह रहा उनको रेल मंत्री है, कोई कह रहा रेल नहीं रील मंत्री है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। तो एसआईआर को लेकर के जबरदस्त बवाल हुआ, संसद के बाहर भी, संसद के अंदर भी। विपक्ष चाहता है कि सरकार एसआईआर पर बात करे, लेकिन सरकार एसआईआर के नाम से भाग रही है और
SIR पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। जो भी तमाम खबरें हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर एक खबर, हमारी हर एक स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।